तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने आपको बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑर्गेनिक में तो आपने को पढ़ना ही पढ़ना है और इनऑर्गेनिक में भी है। तो जो बात रेजोनेंस आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं रेजोनेंस की जो कि आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखी है। अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता, भाई ये टॉपिक आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे, रेजोनेंस की नीड क्यों फील हुई? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर रेजोनेंस में क्या करते हैं, रेजोनेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो रेजोनेंस की नीड क्यों फील हुई, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस। तो आप लोग रेडी है? ओके, तो हम लोग बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में अगर बात करें, बेंजीन C6H6, बेंजीन C6H6 आप लोग जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। बेंजीन के बारे में खास बात क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। बेंजीन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ C2C बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ C2C सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो C2 जितने सिंगल यहाँ पर बॉन्ड आप देख रहे हैं वही सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब जितने आप एक लाइन आप देख रहे हैं, जितने एक लाइन सिंगल लाइन वो सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे 3 यहाँ पर C2 से सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन में ही डबल बॉन्ड कितने हैं, तो जितने डबल लाइन है बेसिकली वो यहां पर C2C डबल बॉन्ड होगा। तो C2C डबल बॉन्ड कितने हैं, आंसर है 3 है, ठीक है। तो बेंजीन में बेसिकली दो तरीके के कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, एक है C2C सिंगल बॉन्ड और दूसरा है, टाइप्स की बात करें 3 टाइप्स सिंगल बॉन्ड है, 3 टाइप्स इसमें डबल बॉन्ड है। एक टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। इस डिफ्रैक्शन से क्या किया जाता है, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से बॉन्ड लेंथ मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? इससे बॉन्ड लेंथ मेजर किया जाता है ना। आप किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मेजर करें, इस टेक्निक की हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के हेल्प से C2C सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसका जो डेटा है, C2C बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है, C2C बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 1.5। एक्सरे डिफ्रैक्शन ये बोलता है कि कार्बन टू कार्बन कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली अगर कहीं पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, उसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए 1.33 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो सिंपल था, बेंजीन भी लिया गया, इस टेक्निक से उसका बॉन्ड लेंथ मेजर करना स्टार्ट किया गया। रिजल्ट जो था वो शॉकिंग रिजल्ट था। कैसा रिजल्ट था? शॉकिंग रिजल्ट था। इनमें से कोई भी टाइप की बॉन्ड लेंथ है, ना तो ये मिली, आधो 3 टाइम्स है, आधो 3 टाइम्स है, ना तो ये बॉन्ड लेंथ उसमें मिली और ना ही ये वाली बॉन्ड लेंथ मिली। दोनों में से कोई बॉन्ड नहीं, एक डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ मिली, वो जो CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन कितना ऑब्जर्व हुआ, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन केवल एक ही टाइप का मिला उसमें। आलू 2 टाइप के यहां पर आपको दिख रहे हैं, बेंजीन में 2 तरीके के C2C बॉन्ड है, केवल एक तरीके का बॉन्ड लेंथ मिला, वो कितना था, 1.39 एंगस्ट्रॉम। जिसने भी ये फर्स्ट टाइम डेटा देखा था वो शॉक था, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1.33 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा आ रही है और 1.54 एंगस्ट्रॉम से वैल्यू लेस आ रही है। मतलब ना तो वैल्यू 1.33 को सपोर्ट कर रही, तो मतलब डबल बॉन्ड को C2C डबल बॉन्ड को भी सपोर्ट नहीं कर रही और ना ही सिंगल बॉन्ड को सपोर्ट कर रही, 1.54 एंगस्ट्रॉम सिंगल बॉन्ड को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो बेंजीन बेसिकली इंटायरली डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया है, राइट। एक टाइप का
बॉन्ड मिला था 1.398। चलिए हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करें। दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में क्या आता है, बेसिकली C2C डबल बॉन्ड भी आता है और C2C ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन में क्या क्या आता है, C2C डबल बॉन्ड आता है और C2C ट्रिपल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेशन का डिटेक्शन, अगर आप लैब में खड़े हैं और लैब में आपको ये डिटेक्ट करना है, वहां पे तो आपको एक मिक्सचर दिया जाएगा, पाउडर के फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, उसको बेसिकली डिटेक्ट करना है। उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेन और पेपर नहीं, आपको दिया गया सैंपल उससे डिटेक्ट करना है। तो फिर कैसे करेंगे, तो डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे तरीके, लेकिन दो तरीके कॉमनली यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है ब्रोमीन वाटर। क्या यूज किया जाता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, क्योंकि ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन वाटर यूज किया जाए तो जिस भी कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन, वेदर C2C डबल बॉन्ड और C2C ट्रिपल बॉन्ड, तो बेंजीन में C2C डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही बेंजीन में का इंटरेक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराया गया, इसमें भी शॉकिंग रिजल्ट था, है ना। रेडिश ब्राउन कलर रिटेन रहा ना, रेडिश ब्राउन कलर रिटेन, रेडिश ब्राउन कलर उसका रिटेन रहा। अगर कलर रिटेन होगा तो उसका मतलब नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन रिएक्ट करेगा और उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होना चाहिए वो डिस्चार्ज होना चाहिए, वो कलरलेस हो जाना चाहिए। बेंजीन का जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया, नो रिएक्शन। जब आप लैब में खड़े होंगे, इस पर रिजल्ट आपको कैसा दिखेगा, ब्रोमीन का जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, इट मीन नो रिएक्शन। तो ये भी बिल्कुल शॉकिंग रहा है बेंजीन का ब्रोमीन वाटर। एक रिजेंट होता है बेयर्स रिजेंट, एक रिजेंट होता है बेयर्स रिजेंट। जब बेयर्स रिजेंट के साथ इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, बेयर्स रिजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेयर्स रिजेंट बेसिकली पर्पल कलर का होता है। इसका अनसैचुरेशन कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसका जब बेयर रिजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो पर्पल या समटाइम पिंक भी बोल देते हैं, पर्पल या पिंक कलर ब्राउन कलर में टर्न कर जाता है। तो ये बात कंफर्म हो जाती है भाई कि उसमें अनसैचुरेशन है, वेदर C2C डबल बॉन्ड या फिर C2C ट्रिपल बॉन्ड। तो बेंजीन का जब बेयर्स रिजेंट के साथ रिएक्शन कराया गया, बेंजीन का बेयर्स रिजेंट के साथ कराया गया, ये भी निगेटिव टेस्ट दिया है, यहां पर भी निगेटिव टेस्ट है और यहां पर भी निगेटिव टेस्ट रहा। इसका पर्पल या पिंक कलर रिटेन रहा है, इसका पर्पल या फिर पिंक कलर रिटेन रहा है ना, पिंक कलर रिटेन। मतलब इसने भी बेंजीन से रिएक्ट नहीं किया, जबकि एक नहीं, दो नहीं, तीन डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ C2C डबल बॉन्ड कितने देख रहे हैं आप, 3 डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है। बेंजीन के साथ भी बेयर्स रिजेंट भी बेंजीन इसके साथ नेगेटिव टेस्ट दिया, पर्पल या पिंक कलर में कोई टर्न नहीं हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए ये कैसे टेस्ट ये डिटेक्ट किए जाते हैं अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर होगा, जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो रेडिश ब्राउन कलर अगर कलरलेस होता है, इट मीन उसमें अनसैचुरेशन वेदर C2C डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। बेयर्स रिजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, बेयर्स रिजेंट पर्पल कलर का होता है, जैसे ही उस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा उसका पर्पल कलर टर्न कर जाएगा ब्राउन कलर में। तो अगर पर्पल कलर ब्राउन कलर में टर्न कर रहा है, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। तो बेंजीन यहां पर दो डेटा आप देख रहे हैं, ये फिजिकल डेटा ये बता रहा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बता रही है उसकी कि यहां पर बॉन्ड लेंथ सपोर्ट नहीं कर रहे, बेंजीन में ऐसे बॉन्ड है नहीं है। और केमिकल रिएक्शन ये बता रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये बता रही है कि उसमें जैसा बॉन्ड देख रहे हैं वैसा बॉन्ड नहीं। यानी ये दोनों ही बात क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों ही बात ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बेंजीन में C2C डबल बॉन्ड है ही नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम इन सारी चीजों की स्टडी किया गया तो रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग रहा है ना। तो आपने सुना होगा अंधेरी रातों में सुनसान राहों में
एक मसीहा निकलता है जिसे लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस आया और बेंजीन को कंप्लीटली डिफाइन किया कि ऐसे रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं और इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है ना। बेंजीन ने ये सारी बातें भी एक्सप्लेन की, उसमें जो एक डेटा बेंजीन का मिल रहा है C2C उसने वो भी एक्सप्लेन किया, एज वेल एज ये नेगेटिव टेस्ट क्यों शो कर रहे हैं, आल्दो 3C2C डबल बॉन्ड है, वो सारी चीजें रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। अब इन्हीं रेजोनेटिंग या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है इसके बारे में बात करते हैं। सिंस बेंजीन में 6 कार्बन आइटम है, ईच कार्बन आइटम का एब्रेसिव स्टेट sp2 है, sp मीन प्लेनर हो गया। 6 कार्बन आइटम है, 6 कार्बन आइटम में जो p ऑर्बिटल है 6 ऊपर की ओर होंगे और 6 लोग नीचे की ओर होंगे। वही चीज यहां की बात की जाए, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर है तो इसमें इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग, इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग, इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग। अभी डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है तो ये अगल बगल लैटरल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो रेजोनेंस ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टैटिक है ही नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इनको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिनमें डबल बॉन्ड की या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टैटिक हो, फिक्स हो, उसे लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। बट रेजोनेंस ये बोलता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होगा, और कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होगा जो 6 लोग ऊपर की ओर है और 6 लोग जो नीचे की ओर है। कुछ इस तरीके से आप समझे, 6 लोग इस तरीके से, एक प्लेन है, प्लेन में कुछ इस तरीके से, ये सपोज दैट ये प्लेन है, इसमें 3 ऊपर की ओर देख रहे हो और 3 इसका जस्ट अपोजिट ऐसे कर ले, तो 3 ऊपर की ओर लोग है और 3 नीचे की ओर है। तो ऊपर वाले लोग कंटिन्यूअसली इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, नीचे वाले लोग में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इसमें जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कुछ इस तरीके, ऊपर वाले लूप में कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन, नीचे वाले लूप में कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन, और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन जाता है। कैसा करंट बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बन जाता है, राइट। अब रेजोनेंस को डेली लाइफ से अगर रिलेट, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में अगर रेजोनेंस है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो, तो अगर ये कंडीशंस होल्ड होंगी तो उस मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस होगा। सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल या आयन दे रखा है, मीन सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के टर्म में बात की जाए, जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स नहीं होंगे तो कभी रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करें। इसको आप डेली लाइफ के एग्जांपल समझ सकते हैं। आपने डिस्क थ्रो वाला गेम खेला होगा। सपोज करो कि 6 लोग हैं, 6 जने हैं, पार्क में एक दूसरे को डिस्क पास कर रहे हैं, डिस्क पास कर रहे हैं। एक उसमें खुरापाती बच्चा था, है ना, खुरापत्ती बच्चा था, वो ऐसा गेम खेल रहा था कंटिन्यूअसली, और डिस्क क्या बेसिकली एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है, एक के पास दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 इस तरीके कंटिन्यूअसली गेम हो रहा था। वो जो खुरापाती बच्चे था उसने क्या किया, जो पार की दीवार उसके ऊपर चढ़ गया, है ना। अब उसको डिस्क ऐसे थ्रो किया जा रहा है, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डिस्क उसके हाथ में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है ना। हो सकता है डिस्क पकड़ने के लिए वो जंप करे, जंप करने उसको चोट भी आ सकती। कहने का मतलब क्या है, डिस्क का कंटिन्यूअसली मूवमेंट कब हो रहा था, जब वो एक ही प्लेन पे था, जब वो जमीन पे था। जैसे ही वो दीवार पे चढ़ा भी क्या होता है, डिस्क उसके हाथ में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है। इट मीन डिस्क को मतलब नॉर्मली रोटेट करने के लिए एक प्लेन में होना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से आप बोल सकते हैं जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो प्लेन एक प्लेन में होना चाहिए, और उस प्लेन को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए, सिस्टम must be in conjugation. System must be in conjugation.
बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर कि ये कंजुगेशन का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर ये कंजुगेशन का मतलब क्या होता है। कंजुगेशन का सिंपल मतलब होता है कनेक्शन, है ना, स्टे कनेक्टेड। एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड की कंजुगेशन पे, इसका मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। वन डबल बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद अनदर डबल बॉन्ड, तो उसका मतलब वो एक दूसरे, तो लोन पेयर कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, इसका मतलब उससे कनेक्टेड है। तो कंजुगेशन का सिंपल मतलब होता है कनेक्टेड। तो जितने भी पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम में कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा देखिए, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एटम। फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन में क्या होती है, फिक्स्ड होगी, है ना। दे डिफर ड्यू टू रोटेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे डिफर ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोलना चाहे, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पर कई सारे स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें आपको ये पता करना है कि वो एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप चेक करें उनमें सारे एटम की पोजीशन फिक्स है कि नहीं। एटम की पोजीशन फिक्स है और केवल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। इट मीन वो एक दूसरे के हो जाए, इट मीन वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो ये इस पे जेई ने एक दो बार क्वेश्चन पूछा है। एटम की पोजीशन फिक्स, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें। ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी का मतलब अनपेयर्ड, यूपी उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। All the resonating structure must have same number of lone pair या फिर unpaired इलेक्ट्रॉन। ये कुछ पॉइंट्स है, बेसिकली इन पॉइंट्स को आपको